अच्छा, तो वी आर सॉल्विंग नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट अ केस जिसमें दोनों इमेजेस में ऑब्जेक्ट इज अपीयरिंग एट डिफरेंट साइजेस। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो पहले इमेज में चीज़ इतनी बड़ी है और दूसरे इमेज में चीज़ इतनी है। तो अगर दूसरे इमेज में ये रोटेटेड, अगर हमें कोई इनका साइज बराबर कर देना इन दोनों पैचेस का, किसी तरह हमें इनका साइज कोई बराबर कर दे, तो अगर ये चीज़ें रोटेटेड हैं भी, अगर ये रोटेटेड हैं भी, तो रोटेशन वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं इस स्टेप के बाद। ठीक है, तो डू यू एग्री विद दिस इशू? ये यस सर। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप हमने सॉल्व कर लिया, ये रोटेशन वाला जो पार्ट है। तो अब हमने, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो इमेजेस थे और दोनों इमेजेस में हम कॉर्नर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से इस इमेज में यहाँ पे कोई कॉर्नर था, इस इमेज में यहाँ पे कोई कॉर्नर था। तो हमें कोई बताए कि आप लेफ़्ट वाले इमेज में बड़े वाला स्क्वायर क्रॉप कर लें और राइट वाले इमेज में छोटा स्क्वायर क्रॉप कर लें। तो अगर हमें ये कोई नहीं बताएगा तो फिर हमें किसी कॉर्नर के राउंड अबाउट हर साइज का कॉर्नर, हर साइज का स्क्वायर क्रॉप करना पड़ेगा। तो देन दिस मेक्स द प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली इनएफिशिएंट। तो अच्छा, तो लेट्स डिस्कस दिस। ये मेरे पास इमेजेस हैं पैंडा की, और हमने जो है ना इस इमेज को स्मूथ किया है विद अ गाउसियन फिल्टर विद डिफरेंट वेरिएंट्स। ये नीचे जो है ना वो फिल्टर ड्रॉ हुआ हुआ है। वाइट मीन्स बिग वैल्यू, ब्लैक मीन्स 0। तो जो राइट मोस्ट आपको फिल्टर नजर आ रहा है ना, इसमें राइट मोस्ट जो आपको नजर आ रहा है इसमें ये 2D गाउसियन है। तो सबसे ज्यादा ब्लरिंग किस वाले केस में हुई है? सर राइट मोस्ट। राइट हाँ, मोस्ट। जितना गाउसियन की वेरिएंस ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा ब्लरिंग होगी। अब जब हम एज डिटेक्शन पढ़ रहे थे ना, ये नीचे जो है ना, ये मैटलैब का कोड दिया हुआ है। ये आपने मैटलैब में ना, इट गिव्स यू दीज 2D मैट्रिसेस एच। अगर आप जो है ना बता दें कि आपको कौन सा फिल्टर चाहिए और उसकी अगर गाउसियन लिखा है तो आपने उसका सिग्मा बताना, और साइज जो है वो फिल्टर का आप डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है 30x30। अगर आप ये इमेज देखें ना, इट इज ऑफ 30x30। उसके बाद ये एम फिल्टर की जो कमांड है, इसमें इनपुट इज इमेज एंड द फिल्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल एज, और फाइनली हम डिस्प्ले कर रहे हैं फिल्टर्ड आउटपुट। तो if you look at the rightmost image, few edges are not visible। कुछ एजेस जो है ना वो आपको नजर नहीं आ रही। ये जो छोटे छोटे पत्ते थे ना लेफ्ट साइड पे, अगर आप देखें, वो आपको राइट साइड पे नजर नहीं आ रहे। तो अब देयर आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हमने किसी इमेज को स्मूथ करना ही है तो जो गाउसियन फिल्टर है उसका सिग्मा या वेरिएंस क्या होनी चाहिए? ये पहला सवाल है।
तो दूसरा सवाल, जो चीज़ हमें समझ में आ रही है कि डिफरेंट वेरिएंसेस ऑफ Gaussian smoothing filter, they affect edges differently. अगर जो लार्ज वेरिएंस वाले फिल्टर हैं, दे स्मूथ आउट द फाइन डिटेल्स, ठीक है। तो द एजेस are affected by what kind of filter you have applied, what kind of Gaussian filter you have applied. So edge is related with the variance of the Gaussian filter. दूसरे लफ्ज़ों में, अगर ये जो हमने Gaussian filter अप्लाई किया था और उसके बाद हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एक डेरिवेटिव के केस में आपको फाइन एजेस नज़र आनी थी और दूसरे के केस में आपको कुछ एजेस नहीं नज़र आ रही हैं, ठीक है। डू यू एग्री के दी एजेस they are affected by the variance of your smoothing Gaussian filter? Edges are affected by the variance of your filter. यस सर। सर इसमें सर इन्होंने लिखा है कि स्मॉलर वैल्यूज फाइनर फीचर्स डिटेक्टेड सर, लेकिन अगर हम पिक्चर में देखिए इसमें सर जो बड़ी बड़ी एजेस हैं वो भी तो सर इसमें मेंटेन की हुई है ना सर, तो लार्जर स्केल एजेस हैं वो तो होती है ना, स्मॉलर वैल्यूज के लिए लार्जर तो होती हैं, लेकिन फाइनर भी होती हैं। लेकिन लार्जर वैल्यूज के लिए सिर्फ लार्जर होती हैं, फाइन नहीं होती, उसका मतलब ये है, यस यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव है ना, उसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि आपने डेरिवेटिव से पहले फिल्टर कौन सा अप्लाई किया था, ठीक है। तो दिस हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट implications फॉर अस। ये मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बस हमारा जो है ना स्केल वाला प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, अगर हम इस प्रॉब्लम को ना ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। ये मेरे पास एक 2D इमेज है, मैं इसके ऊपर ये ब्लैक वाला गॉसियन अप्लाई कर सकता हूँ और मैं इसके ऊपर ये ग्रीन वाला गॉसियन अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे पास दो चॉइसेस हैं। ऑब्वियसली मैं 2D फिल्टर अप्लाई करूँगा ना, ये तो मैंने ड्रॉ 1D किया है ना। तो ये अप्लाई करने के बाद इन द ये अप्लाई करने के बाद फिल्टर, देन आई अप्लाई, जो मेरे पास स्मूथ इमेज आता है उस पर मैं अप्लाई करता हूँ डेरिवेटिव फिल्टर। लेट्स से ये मेरा सबसे सिंपल डेरिवेटिव फिल्टर है ना, +1 -1, मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे, और लेट्स से पहले वाले इमेज में ना यहाँ पे एज थी। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये वाला फिल्टर वर्टिकल एज डिटेक्ट करेगा? जैसा करेगा ना। ये यस देखिए, ये दोनों कॉलम्स में अगर डिफरेंस हुआ तो इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। अगर वैल्यू सेम हुई तो इस फिल्टर की आउटपुट ज़ीरो होगी, अगर नॉन ज़ीरो हुई तो यू आर चेकिंग टू साइड बाय साइड कॉलम्स। तो कॉलम्स में चेंज जो है ना, इट गिव्स यू वर्टिकल एजेस। अगर हॉरिजॉन्टल एज होती ना, एक फिल्टर का टैप यहाँ पे होना था, एक टैप यहाँ पे होना था और आंसर ज़ीरो आ जाना था। तो हॉरिजॉन्टल एजेस को नहीं डिटेक्ट करता, वर्टिकल को करता है। एनीवेज, आपने पहले इसको स्मूथ किया, स्मूथ करने के बाद आई डोंट नो ये इमेज इस तरह का बन जाएगा स्मूदी फिल्टर अप्लाई करने के बाद। तो ग्रीन वाला एरिया हमारे पास थोड़ा भर जाएगा। डू यू एग्री विद दिस थिंग? ये
फैल गई ना चीज़ें, आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो ये ग्रीन वाला इफेक्ट फैल गया इधर, और उसके बाद जो है ना वो आपने फिल्टर अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया था आपने, तो डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद ना यहाँ पे आपके पास जो है ना, यहाँ इस साइड पे कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही होंगी विच शो विच टेल यू कि भाई यहाँ पे एरर, यहाँ पे एज थी। तो ये जो नॉन ज़ीरो वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, ये जो नॉन ज़ीरो वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा सिग्मा यूज़ किया है। आप मुझे बताएं कि इन दोनों ब्लैक सिग्मा और ग्रीन सिग्मा, इन दोनों में से किसके लिए ये जो है मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? सर स्मॉल सिग्मा के लिए। स्मॉल के लिए। हाँ, क्योंकि ये जो लार्ज हुआ है ना, इसमें ग्रीन में बहुत सारी वाइट वैल्यूज आपने मतलब अगर एवरेजिंग की है ना, स्मूथिंग फिल्टर बेसिकली एवरेजिंग कर रहा होता है ना, तो बहुत सारे येलो पिक्सल्स, बहुत सारे वाइट पिक्सल्स और एक ग्रीन पिक्सल जो है ना वो ऐड होके एवरेज हो रहा है। तो the edge is getting blurred, more blurred in case of black than in case of green. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। तो किसी ने ये सोचा कि अच्छा, अगर मुझे लेट्स से मेरे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं फ़िल्टर्स की, ये मैंने ग्रीन बना दिया, ब्लैक बना दिया, मैं एक रेड बना देता हूँ और फिर मैं एक ब्लू बना देता हूँ, ठीक है, लेट्स से यही फ़िल्टर हैं जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, एक मैं और बना देता हूँ लेट्स से ब्राउन, वो और छोटा है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये बहुत सारे एवरेजिंग फ़िल्टर्स अप्लाई करूँ और बार बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ और ये चेक करूँ कि किस फ़िल्टर के लिए मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। किसी एक के लिए तो सबसे ज़्यादा होगा ना, ठीक है। तो लेट्स से ग्रीन के लिए अभी मैं लेट्स से मैं कह रहा हूँ ग्रीन के लिए सबसे ज़्यादा है। तो इसने कहा कि चलें ग्रीन वाले फ़िल्टर के लिए सबसे ज़्यादा है ना, तो मुझे पता तो चल गई एज किधर है, मुझे ये पता चल गई कि एज है किधर। मैं इस पिक्सल के इर्द गिर्द ना ग्रीन वाला जो सिग्मा है ना, जितना उसका साइज़ है, इसका क्या साइज़ है, इसका कोई साइज़ होगा ना पिक्सल्स में। अगर लेट्स से ये मेरी इमेज की विड्थ है 20 पिक्सल्स लेट्स से, तो ये जो मेरा ग्रीन वाला सिग्मा इट विल बी अराउंड व्हाट 10 पिक्सल्स, ये उससे तकरीबन आधा है ना यस सर। साइज में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पिक्सल के इर्द गिर्द ना साइज 10 का जो है ना पैच क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि अच्छा अब क्या होगा, आप यही कह रहे हैं ना, होगा ये कि हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि दूसरा ये जो है क्या कहते हैं, इसको डिलीट करना, आप इमेजिन करें कि दूसरे इमेज में ना, ये दूसरा इमेज है आपका और उसमें यही चीज़ जो आपको यहाँ नज़र आ रही है ना वो लेट से छोटी हो गई है या बड़ी हो गई है, लेट से बड़ी हो गई है। ये जो ग्रीन लाइन थी ना दूसरे में बड़ी हो गई। अगर मैं फॉर एग्जांपल कैट बनाता तो यहाँ जहाँ छोटी कैट होती यहाँ बड़ी कैट होती। तो वो कहता है कि उस इमेज में भी हम फिर यही करेंगे कि मुख्तलिफ साइज के फिल्टर्स पहले अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट कैलकुलेट करने से पहले। और उस इमेज में भी जहाँ पे ये वाली एज होगी ना, वहाँ पे होना यही है कि किसी एक सिग्मा की वजह से डेरिवेटिव का रिस्पॉन्स सबसे बड़ा होगा। तो आप जो है ना उस इमेज में जब जो भी एज वाला पिक्सल होगा, उस इमेज में लेट्स से ये एज वाला पिक्सल था, तो उस इमेज में भी जो सिग्मा सबसे बड़ा होगा ना, उस साइज का आप पैच क्रॉप कर लें।
ठीक है। तो अब कुछ लोगों ने ये जाकर चेक किया कि लेट्स सी ये पहले वाला इमेज था, इसमें सिग्मा का जो बेस्ट साइज आ रहा था ना इस पिक्सल के लिए वो आ रहा था 10, और फिर इन्होंने कहा कि लेट्स से हम उसी चीज़ का इमेज देखते हैं जिसमें चीज़ का साइज डबल हो गया हो। तो जो भी चीज़ है, लेट्स से गाड़ी है, ह्यूमन है, चेयर है, जो इस इमेज में थी ना वो दूसरे इमेज में उसका साइज डबल हो गया हो। तो इन्होंने जाकर देखा कि उस इमेज में कौन सा गाउसियन है जो उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पे मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा था, और इन्होंने फिर कंपेयर किया दूसरे वाले इमेज के गाउसियन के साइज को पहले वाले इमेज के गाउसियन के साइज से। तो उनको पता चला कि उधर जो गाउसियन मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा था ना उसका साइज था 20। तो इस रिजल्ट का हमें क्या फायदा हुआ? स्केल पता चल गया इनडायरेक्टली। हाँ, हमें ये पता चल गया कि जो भी एज होती है ना, इट हैज सम रिलेशनशिप विद दिस सिग्मा थिंग, एवरेजिंग। तो अगर तो चीज़ छोटी होगी तो छोटा सिग्मा, छोटा गाउसियन फिल्टर जब आप अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव मैक्सिमम रिस्पांस देगा, और जब आप चीज़ बड़ी होगी तो बड़ा सिग्मा जो है ना उसका जब अप्लाई करेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे तो जो रिस्पांस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इस वजह से जो है ना अब मुझे दूसरे इमेज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं पहला इमेज लेता हूँ, मेरे जहां जहां एजेस आती हैं मैं जाके चेक करता हूँ बहुत सारे गाउसियन अप्लाई करके कि कौन सा गाउसियन मैक्सिमम आपको दे रहा है रिस्पांस, और मैं उस साइज का पैच क्रॉप कर लेता हूँ। दूसरे इमेज में अगर वो इमेज में ऑब्जेक्ट का साइज डबल हो गया तो डबल दी साइज वाला गाउसियन मैक्सिमम रिस्पांस देगा, अगर हाफ हो गया तो हाफ द साइज वाला गाउसियन मैक्सिमम देगा। तो इस तरह इन्होंने ना स्केल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट्स, विदाउट हैविंग द एबिलिटी टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, they figured out this property of edges. Okay, the edges are affected by the kind of smoothing you are applying and they have some sort of relationship. So this was the most significant finding of the computer vision community. अब आप इस फाइंडिंग को जरा कंपेयर करें। जी सर अगर हम मतलब एक इमेज ए ले रहे हैं और एक इमेज बी ले रहे हैं, और इमेज ए में सर जो एक फॉर एग्जांपल एक पैच है जो हम देखना चाह रहे हैं इमेज बी में कहाँ पर है, लेकिन इमेज बी में सर एक और कोई तीसरा पैच भी है जो कि मतलब कि एक और पैच भी है। तो अब सर हम जब ये काम करेंगे तो इसमें ये इस तरह कंफ्यूजन होगी कि वो जब हम इमेज 2 में जब खड़े होंगे तो फिर वो रिजल्ट वो सेकंड पैच की भी दे रहा हो जो कि इमेज 1 में प्रेजेंट नहीं है, और इस तरह सिचुएशन अगर हो सकती है। हाँ ठीक है, आपने बेसिकली अभी तो हम ये कोशिश कर रहे थे ना कि जो चीज़ दोनों इमेजेस में है वो मैच होगी कि नहीं। वो तब मैच होगी जब आप कॉरस्पॉन्डिंग साइज का पैच क्रॉप करेंगे। तो अगर आपने पैच ही गलत क्रॉप कर लिया तो फिर तो उन्होंने मैच नहीं होना। अब हमने पैचेस सही क्रॉप कर लिए हैं, अब इन पैचेस का हम साइज बराबर कर सकते हैं। साइज बराबर करने के बाद हम इनको रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करने के बाद इनकी कोर क्रॉस कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोरिलेशन विल गिव अ गुड स्कोर। अच्छा, वो जो आप केस बता रहे हैं ना कि दूसरे इमेज में एक चीज आ गई है नई, वो पहले इमेज में है ही नहीं, और बहरहाल दूसरे इमेज में आपने बहुत सारे गाउसियन अप्लाई किए और फिल्टर का रिस्पांस चेक किया तो लेट्स से ये साइज निकला उसका, आपने इसको क्रॉप कर लिया, और इसको क्रॉप करने के बाद आपने दूसरे वाले इमेज के साथ मैच करने की कोशिश की तो किसी भी पैच के साथ उसका कोरिलेशन स्कोर कम ही होगा, तो आप कहेंगे कि जी ये दूसरे इमेज में ये चीज है ही नहीं। मतलब होता तो यही है ना कि और सर मतलब जो हम क्रॉप कर रहे हैं सर वो हम मल्टीपल चीजें क्रॉप करेंगे, जिधर जिधर एज आ रहा है उधर उधर क्रॉप करेंगे हम इमेज 1 को भी और 2 को भी, और फिर इमेज 1 का एक पैच जो है ना वो इमेज 2 के सारे पैचेस से मैच करने की कोशिश करेंगे।
तो जिसका तो अच्छा मैच हमें मिल गया तो हम कहेंगे कि ये दूसरे इमेज में चीज है, और जिसका मैच नहीं मिला हम कहेंगे ये नहीं है दूसरे इमेज में। अच्छा ठीक है, तो ये हमने ना ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना कर समझाया ना, इसको हम स्केल स्पेस थ्योरी बोलते हैं। इट वाज सच अ कॉम्प्लेक्स थ्योरी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो इट वाज हिडन बिहाइंड मैथ एंड इट वाज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ये जो ऑनलाइन स्लाइड्स हैं ना, इन पे भी कोई इसी तरह की जो है ना स्लाइडें इन्होंने बनाई नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है इन स्लाइडों को देखने के बाद, तो आई हैड टू इन्वेंट माय ओन रिप्रेजेंटेशन। छोड़ दें इन स्लाइड्स को, यूजलेस हैं ये यूजलेस नहीं है, फिल्टर की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो अब हम जो है ना वो स्विफ्ट की पाइपलाइन हमारी रह गई है, वो हमने मुकम्मल करी है। स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म है, तो वो मैं आपको ना पाइपलाइन दिखा देता हूँ। और फिर हम जो है ना ये लफ्ज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमने कवर कर ली हैं। तो ठीक है, ये तो खैर ये स्टेप्स हैं। ये देखें ना, पहला स्टेप ये है कि ये जो नंबर 2 पॉइंट देखें कि एज है कहाँ पे। तो एज कहाँ पे है, इसके लिए आपको क्या ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है, क्या स्टेप्स इमेज पे आपको करने पड़ते हैं? डेरिवेटिव वो सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है ऑफ ना। गॉसियन। हाँ, मतलब ये दूसरे वाले पॉइंट के लिए पहले आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत है, और जब आप वो वाला काम कर लेंगे ना तो आपको वो पता चल जाएगा कि एज है किधर। और आपको ये भी पता चलना चाहिए कि अगर आपने बहुत सारे सिग्मा से स्मूथ किया था ना, तो आपको ये भी पता चलाना है कि इस एज के इर्द गिर्द कितना बड़ा पैच मैंने क्रॉप करना है। तो बेसिकली आपको सेकंड डेरिवेटिव लैप्लाशियन ऑफ गॉसियन करने से पहले बहुत दफ़ा सिग्मा अप्लाई करना है, ठीक है कुछ। और फिर जब आप पैच क्रॉप कर लेते हैं उसके बाद आपने ओरिएंटेशन कैलकुलेट करनी है। ओरिएंटेशन हमने डिसाइड कर लिया था कि कैसे कैलकुलेट होगी, और उसके बाद दोनों पैचेस को मैच करने के लिए हमें एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अभी हम पिक्सल वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टर इससे अच्छा कौन सा हो सकता है। और फिर जब हर पैच का एक डिस्क्रिप्टर बन जाएगा तो उसको दूसरे इमेज के हर पैच के डिस्क्रिप्टर से मैच करेंगे, तो उसको की पॉइंट मैचिंग कहते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे। वी हैव कवर्ड these steps. I will again cover these steps, but now when you hear these or see these words, you should know कि हम बेसिकली एजेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्केल स्पेस पीक सिलेक्शन, दिस इज बेसिकली हर एज के लिए किस साइज का पैच क्रॉप करना है, ये पहले वाला पॉइंट वो है। तो अब हम ना सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ना एक क्विज क्वेश्चन भी होगा आपके लिए, तो यू हैव टू बी अटेंटिव। तो ये तस्वीर आप राइट पे देखें ना, दिस इज द आउटपुट ऑफ अप्लाइंग। आपने पहले आपने गाउसियन अप्लाई किया इमेज के ऊपर, फिर आपने उसका पहला डेरिवेटिव लिया, और फिर आपने उसका दूसरा डेरिवेटिव लिया। तो सबसे बॉटम पे ना जिन पिक्सेल्स में नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई एज है। तो हमने देखा था कि एज जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ एक पिक्सल पे नॉन ज़ीरो वैल्यू आए डेरिवेटिव की, वो काफ़ी सारे पिक्सल्स पे आती है। तो फिर उसमें से आपने मैक्सिमा सिलेक्ट करना होता है, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। यस डू सर। यू एग्री विद दिस? यस डू सर। यू एग्री विद दिस? अच्छा, तो ये सबसे बॉटम वाले पे हमने एक सिग्मा अप्लाई किया था। इससे ऊपर वाले जो रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं ना, उस पे हमने
कोई और सिग्मा अप्लाई किया था, उससे ऊपर जो आपको इमेज नज़र आ रहा है उसमें हमने कोई और सिग्मा अप्लाई किया था, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में बनाकर दिखाया है। तो होगा ये कि जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे और ये डेरिवेटिव वाला सारा काम करेंगे, तो उसमें आप जाकर चेक करते हैं, एक ऐसा पॉइंट आप तलाश करते हैं जो अपने जो पिरामिड लेवल है उसमें भी वो मैक्सिमा हो, लोकल मैक्सिमा भी हो और स्पेस में भी मैक्सिमा हो। मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये जो इसके 8 नेबर्स हैं वो भी, उनमें भी ये सबसे ज़्यादा वैल्यू हो, और जो डिफरेंट सिग्मा जब आपने अप्लाई किया था और डेरिवेटिव कैलकुलेट किए थे तो वैल्यूज़ तो नॉन ज़ीरो आनी थी, लेकिन उधर भी ये वाली वैल्यू जो है ना सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये वो तरीका है हमारा वो वाला गाउसियन पता चलाने का जो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पांस दे रहा है आफ्टर द डेरिवेटिव एप्लीकेशन। तो हम उसी उसी लेवल पे उसके 8 नेबर्स को चेक करते हैं, उससे एक लेवल ऊपर उसके 9 नेबर्स को चेक करते हैं, और उससे एक लेवल नीचे उसके 9 नेबर्स को चेक करते हैं। तो टोटल कितने नेबर्स हो जाते हैं हमारे पास एक पिक्सल के? 26। तो ये पहले हम क्या करते हैं कि एक इमेज लिया, उस पे मुख्तलिफ सिग्मा अप्लाई किया, और इस तरह के हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिसेस आ गई। इनको हम इनमें से जाकर एक ऐसा पॉइंट चेक करते हैं जो अपने लोकल नेबरहुड में भी मैक्सिमम हो, और दूसरे सिग्मा जब अप्लाई किए थे तो उसके नेबरिंग सिग्मा जब अप्लाई किए थे तो उधर भी वो मैक्सिमम हो। ये वो जगह है, ये वो वाला पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पिरामिड का लेवल होता है जी, सर ये आप रिपीट कर देंगे सर, ये इस फिगर की सर सही समझ आई नहीं सर। मैं आपको समझाता हूँ। ये फिगर मुझे कहीं और भी मिले ना। ये देख लें, आपके पास एक इमेज है, लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, आपसे फर्स्ट रो को यस देखें। सर। तो आपने ना मुख्तलिफ ब्लरिंग अप्लाई की, राइट मोस्ट में सबसे ज़्यादा ब्लरिंग है, और फिर आपने ये डेरिवेटिव अप्लाई किया, ये बॉटम राइट पे उसके रिजल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। तो यस सर। अब हमने डिसाइड करना है कि ये आपको जो बॉटम राइट पे पहली रो नज़र आ रही है ना, इसमें लेट्स हमने ये डिसाइड करना है कि कौन एक इधर जो जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ है ना, इनका क्या मतलब है कि यहाँ डेरिवेटिव है। यस सर। और हम ये पता चलाना चाह रहे हैं कि जिधर जिधर नॉन ज़ीरो है ना, उधर हमने बहुत सारे सिग्मा अप्लाई किए हुए हैं, तो उनमें से कौन सा सिग्मा है जो कि मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा है, ताकि जब हमने पैच को क्रॉप करना है तो हम उतने साइज का पैच क्रॉप करें। तो ये जो बॉटम राइट पे आपको तस्वीर नज़र आ रही है ना, इसको मैंने यहाँ पे वर्टिकल में ड्रॉ किया हुआ है कि ये पहला इमेज है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग गाउसियन एंड अप्लाइंग द लैप्लाशियन ऑफ गाउसियन। फिर ये दूसरा जो हमारे पास उससे ऊपर वाला इमेज आ रहा है, इसमें हमने कोई और सिग्मा अप्लाई किया है, एंड अगेन वी हैव अप्लाइड द सेकंड डेरिवेटिव। और फिर इससे ऊपर जो आपको इमेज नज़र आ रहा है, इधर हमने एक और सिग्मा अप्लाई किया है, एंड देन अगेन वी हैव टेकन द सेकंड डेरिवेटिव। अब हम ये पता चलाना चाह रहे हैं कि कौन सा सिग्मा है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पांस देता है। तो हम कोई एक पॉइंट लेते हैं और उसके नेबर्स सेलेक्ट करते हैं 8, और उससे ऊपर वाले सिग्मा में उसके 9 नेबर्स से उसको कंपेयर करते हैं, उससे नीचे वाले 9 नेबर्स में उसको कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस सिग्मा के लिए ये वाली एज मैक्सिमम रिस्पांस देती है। यस सर। इसको हम बना लेते हैं ना, मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको। तो बिफोर डीप न्यूरल नेटवर्क्स ना, अभी आपको एलेक्सनेट का आर्किटेक्चर याद होगा। अभी इससे पहले जो है ना, हमें ये वाला डायग्राम याद हुआ करती थी।
लेट्स से ये इमेज है आपके पास। अच्छा, इस इमेज में लेट्स से कहीं एजेस हैं, इसमें पहले आपने इसमें गाउसियन फिल्टर अप्लाई किया, पहले ये वाला करेंगे और फिर लेट्स से ये वाला करेंगे और फिर लेट्स से ये वाला। 3 रिजल्ट्स आ गए ना आपके पास। ये आ गया ब्लैक वाला रिजल्ट, ये आ गया आपके पास रेड वाला रिजल्ट, ये आ गया आपके पास ग्रीन वाला रिजल्ट। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और आपके पास फिर 3 मैट्रिसेस आ जाएंगी, ब्लैक, रेड, ग्रीन। तो आपको पता है कि तीनों जो मैट्रिसेस है ना वो इस पिक्सल पे रिस्पांस शो कर रही हैं। जो जो पिक्सेल्स है ना जहाँ पे एजेस थी वहाँ पे इस मैट्रिक्स में आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देयर इज नॉन जीरो वैल्यू, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर जीरो। तो हमने चेक करना है कि किस सिग्मा के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं इसके नेबरहुड से, ये पता चलाने के लिए कि एज है किधर। अपने इस लेवल पे, लेवल इसको लेवल 1 कह देता हूँ, इसको लेवल 0 कह देता हूँ, इसको लेवल 2 कह देता हूँ। तो लेवल 1 पे हमने एक पॉइंट तलाश कर लिया जो कि लोकल मैक्सिमा है। लेट्स से ये पॉइंट, ये लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे एज है। अब ये फैसला होना है कि क्या ये वाला सिग्मा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दे रहा है कि नहीं। तो फिर हम ऊपर जो इसकी 9 वैल्यूज़ हैं ना दूसरे सिग्मा के लिए, उनसे इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं। उसमें भी इसको मैक्स उन वैल्यूज से भी इसको बड़ा होना चाहिए और उससे जो नीचे वाले हैं वैल्यूज 9, उनसे भी इसको बड़ा होना चाहिए। ठीक है सर इनडायरेक्टली सर ये जो लेवल 2 और लेवल 0 की जो मिडिल वाला पिक्चर है वही वाली, तो हम लेवल 1 का कंपेयर करें, यही बड़ा हाँ। होना चाहिए ना। तो हमेशा नेबर वाला तो फिर सेटिस्फाई हो गई ना सर, या वो केस भी होता है। नहीं, पहले तो अपने नेबरहुड में उसको बड़ा होना चाहिए ना, ताकि वो साबित करे कि जी मैं यहाँ इस पिक्सल पे एज है। यस सर। फिर उसको एक लेवल ऊपर और एक लेवल नीचे 9 वैल्यूज से कंपेयर करेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि ये रेड वाले सिग्मा के लिए ये वाली एज जो है ना वो मैक्सिमम रिस्पांस दे रही है। यस सर। फिर जब ये फैसला हो जाएगा ना, तो इस इमेज में ना इस ये जो भी पिक्सल था, ये लेट से ये वाला पिक्सल था, हम रेड वाले सिग्मा के साइज जितना ना पैच क्रॉप कर लेंगे। इधर ले जाओ, इस इमेज में से जाओ, ये इतना बड़ा पैच क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर कहीं और एज है तो फिर उधर भी यही हो रहा होता है। तो हम 3 सिग्मा नहीं अप्लाई करते, हम काफ़ी सारे सिग्मा अप्लाई करते हैं एक इमेज के ऊपर। तो इस तरह ना हम एक स्केल स्पेस पिरामिड बनाते हैं और स्केल स्पेस पिरामिड में से हम लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करते हैं, और उसका रूल मैंने आपको बता दिया है मैक्सिमा फाइंड आउट करने का। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं की पॉइंट लोकलाइजेशन। तो ये आपको ये भी बता रहा है कि किस पिक्सल पे एज है और इस पिक्सल के इर्द गिर्द कितना बड़ा पैच आपने क्रॉप करना है ओरिजिनल इमेज में से। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, तो अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एक बंदे ने आकर बताया कि लप्लाशियन ऑफ गाउसियन और डिफरेंस ऑफ गाउसियन एक जैसे ही होते हैं। मतलब हम क्या करते थे, पहले गाउसियन अप्लाई करते थे, फिर पहला डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, इसको हम लप्लाशियन गाउसियन कहते थे। किसी ने हमें आकर बताया कि अगर आप 2 गाउसियन ले लेना जिनका सिग्मा थोड़ा सा डिफरेंट हो, एक का सिग्मा सिग्मा हो और एक का सिग्मा के सिग्मा हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दैट विल गिव यू द रिजल्ट विच यू विल गेट आफ्टर अप्लाइंग लप्लाशियन ऑफ गाउसियन। तो हमारी ज़िंदगी आसान हो गई कि मुश्किल हो गई? आसान होगी। देखिए, इमेज आया, गाउसियन लप्लाशियन ऑफ गाउसियन अप्लाई करेंगे। ये जो हमने पिरामिड बनाई है अभी, इधर क्या किया है,
पहले गाउसियन अप्लाई होता है इमेज के ऊपर, फिर उसका वो जो भी डेरिवेटिव होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये 2 स्टेप्स हैं। अगर मैंने ये जो डेरिवेटिव अप्लाई किए थे इनका ही मैं कंसेक्यूटिव का डिफरेंस ले लेता तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाना था। इन कंसेक्यूटिव जो मैंने लिए हुए थे ना, इनको मैंने बस डिफरेंस लेना है, तो मेरे पास मुझे फिर वो जो लप्लाशियन वाला ऑपरेशन है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑलरेडी गाउसियन अप्लाई हो चुका है ना, 2 कंसेक्यूटिव गाउसियन का मैंने डिफरेंस लेना है, तो मेरे पास यही रिजल्ट आएगा। तो मे बी दिस इज अ सिंपलर ऑपरेशन, राइट? दो मैट्रिसेस का डिफरेंस लेना आसान है कि उनको फर्दर किसी फिल्टर से कन्वॉल्व करना आसान है? सर डिफरेंस लेना आसान है, मगर एक रिजल्ट कम नहीं हो जाएगा हमारे पास? हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अब हम जो पिरामिड बनाते हैं ना, हम यूं बनाते हैं स्केल स्पेस पिरामिड। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये जो स्केल ऑक्टेव जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ऑक्टेव का मतलब ये है कि इमेज का साइज़ वही रहेगा और गाउसियन फिल्टर का साइज़ चेंज होगा। और हम जो है ना डिफरेंस ऑफ गाउसियन लेंगे, तो बेसिकली ये जो हमारे पास आ रहे हैं ना, इनमें हमें ये वही काम कर रहे हैं वो जो लप्लाशियन ने करना था। फिर एक वक्त आता है कि जब हम फिर हम इमेज को ना हाफ कर देते हैं, इमेज को छोटा कर देते हैं और फिर वही काम शुरू कर देते हैं जो पहले ऑक्टेव में किया था। इस तरह ना हमारे पास, इस तरह हम स्केल स्पेस अचीव करते हैं कि हो सकता है कि चीज़ बहुत दूर से आप देख रहे हो तो बहुत छोटी नज़र आए, तो छोटी नज़र आए तो इमेज भी आपने छोटा कर दिया। इसको आप एक और लेवल ऑक्टेव ऊपर ले जाएं तो आप इमेज को और छोटा कर दें। तो एक ऑक्टेव में कितने गाउसियन अप्लाई करनी है ये आपकी चॉइस है, कितने ऑक्टेव आपने रखने हैं ये आपकी चॉइस है। तो जो की पॉइंट होगा वो बेसिकली आप ये जो ब्लू वाली मैट्रिक्स है इसके लोकल नेबर्स और एक लेवल ऊपर और एक लेवल नीचे जो है ना आप जाकर चेक कर लेंगे कि वो लोकल मैक्सिमा हो, अपने अपने लेवल पे भी मैक्सिमा हो और एक लेवल ऊपर भी मैक्सिमा हो और एक लेवल नीचे भी। तो इसी तरह बाकी ऑक्टेव्स में भी यही कहानी करनी। ये बेसिकली यही है कि आप करना ये चाह रही हैं कि आप चाहते हैं कि चीज़ अगर छोटी हो जाए तो कैसे दिखती है, तो आपने इमेज को छोटा करके वही काम करना शुरू कर दिया। तो इसको हम स्केल स्पेस पिरामिड बोलते हैं। तो ये जब हम बना लेते हैं ना, तो फिर हमें पता चल जाता है कि इमेज के कौन से पिक्सल हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे एज है और वो लोकल मैक्सिमा होने चाहिए और स्केल में भी मैक्सिमा होने चाहिए, वो एक लेवल ऊपर और एक लेवल नीचे, और इतने साइज का पिक्सल आपने क्रॉप, इतने साइज का पैच आपने अराउंड पिक्सल क्रॉप करना है ओरिजिनल इमेज में से। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली क्रॉप हो जाएंगे। यहाँ पे एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी वाली एक तस्वीर थी। ये घर है, इसमें यहाँ पे जो भी एज डिटेक्ट हुई, उसने कॉर्नर डिटेक्ट हुआ, उसने कहा कि आप बड़े वाला सर्कल क्रॉप करें। और जो दूसरा इमेज था, जब आपने दूर से तस्वीर ली थी, तो वहाँ पे जो एज डिटेक्ट हुई उसने कहा कि आप ये छोटे वाला सर्कल क्रॉप करें। तो आप देख लेंगे दोनों सर्कल्स का कंटेंट सेम ही है। तो अब जब मैं स्केल बोलूंगा ना, तो स्केल का मतलब होता है गॉसियन फिल्टर का साइज। तो यहाँ पे आप देख लेंगे लोगों ने बहुत सारे स्केल अप्लाई किए हैं एक इमेज के ऊपर। ठीक है, तो ये अब हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, बस इसमें छोटी मोटी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, वो मैंने आपको बतानी है। ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास और आप ये मैक्सिमम डिटेक्ट कर लेते हैं, आपके पास वो पॉइंट्स आ जाते हैं, आपको पता है कितने साइज का पैच आपने क्रॉप करना है। आप कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेस को ही फाइंड आउट करूँगा, यूज़ करूँ, उनके चांसेस ज़्यादा हैं दूसरे इमेज में अपीयर होने के। वीक रिस्पॉन्सेज ये हो सकते हैं कि शेडो आ गया, कुछ हो गया, तो वीक एज बनेगी। तो आप
इसका जो रिस्पॉन्स है उसको उस पर थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करें, और उसके बाद वी वांट कॉर्नर्स, वी डोंट वांट पैचेस ऑन द लाइन, क्योंकि लाइन वाले पैचेस हम, ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे बनाए हैं ना 3 पैचेस, रेड ग्रीन और ब्लू, ये मिडल वाले इमेज में मैच करना आपके लिए थोड़े मुश्किल होंगे। मतलब ये गलत भी मैच हो सकते हैं ना, ये ब्लू वाला दूसरे इमेज में ग्रीन वाले से मैच हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही कंटेंट है, अलोंग अ लाइन एक ही कंटेंट होता है। डू यू एग्री विद दिस? ये जो ब्लू वाली चीज है दूसरे इमेज में ग्रीन वाले से मैच हो सकती है। यस सर। तो इस वजह से हमें लाइन अच्छी नहीं लगती, हमें कॉर्नर अच्छे लगते हैं। हमें पता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डेंस गलत हो गई, तो अगर बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंसेस गलत हो गई, तो रैंसैक की एक लिमिट है ना, जो कि हमें सही नॉइजी डेटा में से यूजफुल डेटा दे सकता है। कोई अनलिमिटेड तो नहीं है हमारे पास, उसकी 50% 60% हो सकता है, 90% आप नॉइजी डेटा दें तो रैंसैक फेल हो जाए। तो वी डोंट वांट टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर रैंसैक, तो फिर हम ये वाले पॉइंट्स निकाल देते हैं जो लाइन पे लाए करते हैं। तो ये आपको पता, अभी हम जब कॉर्नर डिटेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि ये वाला पॉइंट जो है वो लाइन पे है और ये कॉर्नर पे। एनीवेज, ये पूरी पाइपलाइन है, और अब हमने वो स्केल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। और बेसिकली ये देखें ना, ये सिंपल इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के बाद द टोटल डिफरेंस वाज कि आप दो इमेजेस का डिफरेंस लेना तो एज पता चल जाती है। तो हाउ, मतलब ये, मतलब इतनी ज्यादा मैथमेटिक्स के बाद आप सिंपल कर लेते, पहले ही दो चीजों का डिफरेंस लें तो एज पता चल जाती है। सर आप पहले ही बता देते। मुझे भी पहले नहीं ना पता था, और 20 साल तक किसी को नहीं पता था, जब तक डेविड लोए ने बताया नहीं था दुनिया को। उसने कहा सर था कि ये लेकिन इतने सर आप तो बता दिया था ना, हमें तो बता देते आप। नहीं, तो उसके बाद फिर आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलनी थी ना। अभी हम यूज करेंगे, अभी इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। सर वैसे सर इसकी सर सेंस भी तो बन रही है सर, अगर इसको हम सर विजुअली देखें कि मैं पहले एक का गॉसियन लेता हूँ, मतलब एक को ज्यादा ब्लर करता हूँ, एक को कम ब्लर करता हूँ, तो मतलब जो ज्यादा ब्लर है उसने एजेस को ज्यादा सप्रेस किया है, और कम ब्लर ने एजेस को कम सप्रेस किया है। तो जब डिक्रीज लूंगा तो कुछ ना कुछ एज वाला रिजल्ट रह जाएगा। हाँ, ये ठीक है बात। तो ये intuitive explanation only came after rigorous mathematical formulation of the problem over the years. तो this was one of the reasons उन्होंने कहा कि computationally, अभी आप देखेंगे कि we will go through a family of such methods. जब SIFT आ गया ना, तो उसके बाद entire community was working on improving the scale invariance, rotation invariance of these descriptors. So it's a very good story. I will urge you to be present in the next lecture. मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी स्टोरी है ना विजन की, वो नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम देखेंगे कि लोगों ने क्या सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की। तो पीपल जस्ट डाइव्ड इनटू दिस एंटायर पाइपलाइन ऑफ SIFT एंड स्टार्टेड सेइंग कि अच्छा ये वाला ऑपरेशन आप रहने दें, इसका फायदा नहीं है, ये वाला ऑपरेशन रहने दें, इसका फायदा नहीं है। ये जो अभी हम नहीं कर रहे विद न्यूरल नेटवर्क्स, अच्छा ये वाली लेयर है, इसका फायदा नहीं है, ये वाला आप वो क्या कहते हैं रेक्टिफिकेशन फंक्शन यूज ना करें, इसका फायदा नहीं है। तो वी हैव people are doing this because they had the experience of doing it with another pipeline before in their lives. So only those people will be able to come up with better neural networks in future. The newbies जिन्होंने योलो वाली दुनिया में आंख खोली है और कभी इमेज को देखा नहीं था, तो उनके लिए जो है ना, योलो इज अ ब्लैक बॉक्स। तो ओके, आई हैव अनदर लेक्चर एट 5, तो आई हैव टू नाउ गो। इंटरेस्टिंग तो फिर दूसरी वाली चीज है ना सर, ये तो आप भी मानते होंगे सर। क्या मैं मानता हूँ सर कि जो ये हम चेंजेस वगैरह करते हैं, ये डीप लर्निंग में ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग है। इधर हम सर गॉसियन को नहीं, चेंज मैं नहीं करते रहे, मैं उधर सर हम लेयर
नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। मैं अभी हम करेंगे आपको मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहाँ डीप लर्निंग कुछ नहीं कर सकती। So anyways, I have another lecture I have to run, so let's discuss this in the next lecture. Project के 20 marks हैं, जिन्होंने project start नहीं किया, they should send me an email. After 2 weeks, you have to submit me an initial report. उसके 2 नंबर होंगे, तो I will start grading your semester project. Sir, I had a question or maybe a request कि सर हम इतने ज़्यादा दूर हैं और सब कुछ इतना spontaneous हो रहा है, तो क्या हम ग्रुप्स जो है प्रोजेक्ट ग्रुप्स वो 5 या 6 पर्सन बना सकते हैं? नहीं, 5-6 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, maximum 4. The other 2 people are just tagging along. I know this. So I have to run. I have another lecture. So you can send me an email. I will respond over there. Okay, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz.